हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप सभी सेकेंड ईयर को स्वागत है चाइल्ड हेल्थ के 25वें नंबर के वीडियो। और यह वीडियो है आपके कॉन्जेंटल डिसऑर्डर के बारे में, मतलब बच्चे में जो जन्मजात रोग होता है, जो जन्म से ही मौजूद रहता है। तो उसी में बहुत सारे रोग के बारे में हम देख चुके हैं। कुछ डिजीज और है जिसको हम लोग देखेंगे एग्जाम के पर्पज़ से। तो यह 25वां नंबर का वीडियो है। कॉन्जेंटल डिसऑर्डर को हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं और यह सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ का है, चौथा सब्जेक्ट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कहता है, पहला प्रश्न है हमारे साथ मेनिंजाइटिस के बारे में। आप लोग मेनिंजाइटिस के नाम अक्सर सुने होंगे कि मेनिंजाइटिस हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है। आज हम जानेंगे कि आखिर यह मेनिंजाइटिस होता क्या है। इसको हिंदी में मस्तिष्क का आवरण शोथ कहते हैं। इसके कारण, इसके लक्षण और इसका उपचार और नर्सिंग प्रबंध सब बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि यह मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क का आवरण शोथ क्या होता है। मस्तिष्क का आवरण शोथ का मतलब होता है कि मस्तिष्क के आवरण में समस्या, मस्तिष्क के आवरण में सूजन होना, समझ गए। अब आप लोगों को पता होगा कि मेनिंजिस होता है हमारे, मेनिंजिस, ठीक है, मेनिंजिस होता है। अब ये जो मेनिंज होता है हमारे मस्तिष्क के कवर होता है, समझ गए। एक प्रकार से यह खोल के काम करता है। इसी प्रकार से यह मेनिंजिस जो होता है हमारे स्पाइनल को और ब्रेन को, दोनों को कवर करने का काम यह मस्तिष्क करता है। मेनिंजिस करता है, जिसे हम लोग झिल्ली भी कहते हैं, समझ गए। अब यह मेनिंजिस जो आवरण के रूप में होता है ब्रेन का, उसी में इन्फ्लामेशन होना, चोट लगना या संक्रमण से जो भी प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है वही मेनिंजाइटिस कहलाता है। अगर मस्तिष्क के मेनिंजिस में, उसके कवर में कोई समस्या होता है तो वह मेनिंजाइटिस कहलाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि आइटिस इन्फ्लामेशन को बताता है, जिसके लास्ट में आइटिस लगा देखिएगा, समझिएगा यह उसका इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पे मेनिंजिस में आइटिस लगा दिया है तो मेनिंजाइटिस हो गया है। यानी जो मस्तिष्क को या फिर स्पाइनल को जो ढकने वाला मेनिंज है उसमें जो है इन्फ्लामेशन होना, समझ गए। चलिए, मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड मैंने बता दिया, इसके ढकने वाला, कवर करने वाला एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग मेनिंजिस कहते हैं। यह मेनिंजिस जो है ब्रेन के और स्पाइनल को ढकने का काम करता है, समझ गए। और इसी मेनिंज में, इसी झिल्ली में अगर पर्दा हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो इसी को मस्तिष्क का आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। चलिए, यह बच्चों को तीव्र व घातक बीमारी है जिसे पेडियाट्रिक में इमरजेंसी की तरह माना जाता है। अब यह मेनिंजाइटिस जो है ये आपको मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग में भी आ सकता है और यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ में भी है। तो मैं दोनों जगह नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि दोनों जगह सेम क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। क्योंकि मेडिकल नर्सिंग में अगर पूछेगा तो वहाँ पे कॉमन बीमारी मानते हुए आपको लिखना पड़ेगा, एक नॉर्मल रोग, नॉर्मल मरीजों के लिए हिसाब से लिखना पड़ेगा। लेकिन चाइल्ड हेल्थ में पूछेगा तो चाइल्ड हेल्थ यानी बच्चे को बदलिए लिखना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ एक जैसे ही रहता है, ठीक है। तो आपको वहाँ MSN में पूछेगा तो बस यहाँ तक लिखना है, ए नहीं लिखना है, ए बच्चे के लिए है, समझ गए। यह बच्चों को एक तीव्र और घातक बीमारी होती है जिसे पेडियाट्रिक्स में इसे इमरजेंसी के तरह, आपातकालीन के तरह माना गया है कि अगर मेनिंजाइटिस बच्चे में होता है तो उससे तत्काल ट्रीटमेंट इमरजेंसी के तहत इलाज किया जाता है, समझ गए। तो मेनिंजाइटिस समझ गए। अब मेनिंजाइटिस के क्या क्या कारण हो सकता है। कारण महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी का। तो कारण में अगर बच्चा जन्म लेता है और जन्म से मान गए, आज जन्म लिया और आज से 2 महीने तक अगर बच्चे में मेनिंजाइटिस होगा तो उसमें जो कारण होगा वह कुछ सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम लोग ई कोली के नाम देते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी का नाम देते हैं। तो जन्म के 2 महीने तक अगर ये मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें अगर संक्रमण पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव होगा तो वह ई कोली होगा और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है।
आगे है, अगर बच्चा में 2 महीने से लेकर 3 वर्ष तक अगर ये मेनिंजाइटिस अगर दिखेगा तो उसमें जो संभावना बनेगा वह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई होता है, नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहले 2 महीने के लिए लिखना है कि 2 महीने तक अगर उम्र में होगा तो क्या कारण होगा, वो ऊपर में बता दिए, ई कोली और स्ट्रेप्टोकोकस बी। समझ गए? अब 2 महीने तक देख लिए। अब 2 महीने से बाद, तो 2 महीने से लेकर 3 साल तक अगर ये मेनिंजाइटिस होगा तो उसका कारण संक्रमण पैदा करने वाला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई हो सकता है, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है। यह सब क्या है? ये सब सूक्ष्म जीव का नाम है। समझ गए? याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब 3 वर्ष तक देख लिए, अब हम 3 वर्ष के बाद देखेंगे। 3 वर्ष से 16 वर्ष तक अगर यह समस्या 3 वर्ष से 16 वर्ष तक होता है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई भी होगा और नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस भी होगा। तो यह दोनों ऊपर भी है और यहाँ भी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादातर संक्रमण के कारण ही आइटिस जो इन्फ्लामेशन होता है ज़्यादातर जो है आपके संक्रमण के कारण ही होगा। तो संक्रमण यहाँ पे आपको बता दिए। रही बात अगर हम कोई सामान्य रोग के नॉर्मल मरीज के लिए देखते मेनिंजाइटिस को, तो वहाँ पे लिखते हम कि अलग अलग जो है संक्रमण ये लिख देते और उसके बाद डायरेक्ट हम ये संक्रमण के नाम लिख देते। समझ गए? ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, समझ गए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी और ई कोली। अगर हम एमएसएन में लिखेंगे तो डायरेक्ट समय नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये सब के नाम लिख देंगे। समझ गए? और ये सब हो गया। चूँकि 16 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा के पेडियाट्रिक में ही सब चीज़ इलाज वगैरह होता है। समझ गए ना? तो इसलिए सब एज दिया गया है। बाकी अगर नॉर्मल मरीज के लिए लिखिएगा एमएसएन मेडिकल सर्जिकल में तो डायरेक्ट सबके नाम ही लिख दीजिएगा, एज नहीं लिखिएगा। समझ गए? और भी कारण हो सकते हैं, जैसे दूसरा संक्रमण भी होना, कोई अन्य बीमारी के कारण भी ये हो सकता है। समझ गए? और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है ना? आगे अब इसके लक्षण हम लोग देखते हैं। तो लक्षण में होगा अंतःकपालीय दबाव, आईसी। अब मेनिंजाइटिस चोट के कारण भी ब्रेन में हो सकता है। समझ गए? तो चोट भी लिख दीजिएगा। अब लक्षण में क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस में चूँकि हम लोग जानते हैं कि इंट्राक्रैनियल फ्लूइड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CSF कहते हैं। समझ गए? अब यह CSF बढ़ने से क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसमें दबाव बढ़ता है, तो अंतःकपालीय दबाव बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। मेनिंजाइटिस होने से तेज बुखार लगेगा। अब बुखार लगता है तो जानते हैं उल्टी होता है, सिर दर्द भी करता है। समझ गए? और आदमी को बेचैनी भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी लगेगा। समझ गए? तेज रुदन मतलब हाई पिच कराई हो सकता है। कभी कभी शरीर में ऐंठन और फोंटेल का बाहर निकलना। फोंटेल का बाहर का मतलब होता है कि आगे का जो कपाल है ना वह बाहर की तरफ निकल सकता है, ऐंठन होगा। समझ गए? गर्दन में अकड़न होगा, नेक स्टिफनेस हो सकता है। समझ गए? धनात्मक कर्निंग चिन्ह व वुडगिन्स चिन्ह जो होता है यह धनात्मक दिखने को मिलेगा। और प्रकाशमय फोटोफोबिया मतलब जो है प्रकाश में डर लगेगा या प्रकाश से डर लगेगा। और स्टेज ऑफ कोमा की स्थिति भी बनेगा। तो यह सब लक्षण दिखते हैं मेनिंजाइटिस वाला में। सर में दर्द होगा। समझ गए? सीने में दर्द भी होगा, गर्दन अकड़ेगा, कभी कभी ऐंठन होगा, आगे के कपाल उभरा हुआ हो सकता है, तेज रुदन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, उल्टी होगा, तीव्र ज्वर होगा, ICP लेवल बढ़ सकता है। और कर्निंग्स और वुडगिन्स जो चिन्ह होता है पॉजिटिव हो सकता है। प्रकाश में जाने से डर लगेगा। पेशेंट इमरजेंसी के हालात में भी बन सकता है, यानी अनकॉन्शियस कोमा में भी जा सकता है, जिसे बेहोशी कहते हैं। समझ गए? तो ये सब लक्षण दिखने को मिलता है। अब चलिए हम इसके उपचार को देखते हैं। उपचार में सबसे पहले CSF जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं। 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं। अब उपचार में हम इसका CSF का क्या करते हैं, जांच करवाते हैं और संक्रमण से बचाने के लिए 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं। ओके, जैसे सेफेटोजाइम, एमिकासिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, यह सब जो है आपके एंटीबायोटिक होता है। ओके, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में ATT शुरू करते हैं। अगर
मान गए आपको टीवी हो चुका है ब्रेन में, ब्रेन टीवी, तो यह ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस अगर है तो इसे एटीटी शुरू करते हैं, समझ गए, एटीटी थेरेपी शुरू करते हैं। दूसरा है बढ़े हुए अंतःक्रापियल दबाव के लिए मेनिनटोल देते हैं। आईसीपी लेवल बढ़ने से जब मस्तिष्क में प्रेशर बढ़ता है, जो CSF जो तरल होता है ना, इसके बढ़ने से दबाव बढ़ता है, समझ गए। अब दबाव ये देता है तो मस्तिष्क में तनाव होता है, दर्द करता है, तो उसके तनाव को कम करने के लिए मेनिनटोल देते हैं, समझ गए। ऐंठन व झटके हेतु एंटी कन्वल्सल या एंटी इलेप्टिक दवाइयाँ देते हैं, जिसे फिनोबार्बिटोन या फिर डाइजापाम या फेनिटोन सोडियम आदि हम इसको कहते हैं। जितना भी टोन वाला दवाई होगा ना तो समझिएगा कि वह ऐंठन और झटका वाला दवाई होगा, समझ गए, और डाइजापाम भी इसमें आता है। तो ऐंठन व झटके के लिए एंटी कन्वल्सल दवाई देते हैं, याद रखिएगा, डाइजापाम, फिनोबार्बिटोन, फिनोटोन, सोडियम, ओके। चौथा है प्रदाह व निस्राव एग्जीक्यूट को कम करने हेतु एस्टेरॉयड देते हैं, यानी सूजन और दर्द को और लालिमा को कम करने के लिए एस्टेरॉयड दवा देते हैं। प्रेडनिसोलोन हो गया, ठीक है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हो गया, बहुत सारे एस्टेरॉयड दवा है। पांचवा है बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, समझ गए। जब इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाना हो तो उसके लिए IV फ्लूइड देते हैं। तो यह सब उपचार होता है मेनिंजाइटिस होने पर। तो ये सारा के सारा चीज़ें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बात लास्ट में नर्सिंग प्रबंध। अब चूंकि यह एक इन्फ्लामेशन है, यह एक सूजन हो सकता है, चोट के कारण ये सब, संक्रमण के कारण ये सब हो सकता है। तो इसमें मरीज के जो जो लक्षण देखे हैं उसी लक्षण को तो एज ए नर्स आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। जो जो दवाइयाँ देखें उस दवाइयाँ को कैसे कैसे देंगे, समझ गए ना। तो यही सब नर्स की भूमिका आपको बता देना है, बच्चे को देखते हुए, बच्चे के हिसाब से। जैसे मेनिंजाइटिस के संदेह के साथ भर्ती बालक को अन्य बच्चों से अलग रखते हैं, क्योंकि यह तीव्र संक्रामक होता है। चूँकि यह एक संक्रामक रोग में आता है, ऊपर देखें सारा के सारा सूक्ष्म जीव का ही नाम देखें हैं जिसके कारण मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो जो मेनिंजाइटिस के बच्चे संदेह में पाए जाए उसको अलग रखते हैं ताकि दूसरों को न हो, ओके। तीसरा है बालक को स्रावों का उचित प्रकार से निस्तारण करना चाहिए। पूर्ण विसंक्रमित तकनीक जैसे हर बार धोना, ग्लव्स पहनना इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। तीव्र प्रकाश व शोरगुल से बालक को दूर रखें, क्योंकि फोटोफोबिया और सिर दर्द की अवस्था बढ़ती है, यानी रोशनी से बच्चा को डर लगता है, समझ गए। बालक की स्थिति निरंतर बदलते रहे, त्वचा को साफ रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता का देखभाल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम दें। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो नर्स कर सकती है। नर्स बीमारी के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करती है, दवाई देती है, देखती है, सिचुएशन को रीड करती है, क्या करती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ गए। और बालक है तो बालक के देखभाल में उसके माता पिता को भी सहायता लेते हैं, साथ लेते हैं, समझ गए। तो ये सारे के सारे चीज़ों आपको लिखना है। हम लोग देखे हैं कि इसमें पेशेंट जो है बेहोशी हो जाता है, सीजर आने लगता है, दौरा आने लगता है, झटका, तो इसको जो है हम लोग देखभाल करेंगे एज ए नर्स, समझ गए। बालक को प्रत्येक 2 घंटे में टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन का जांच करते हैं। तो ये सब एज ए नर्स आपको करना पड़ता है। शुरू में बालक को IV माध्यम से द्रव देते हैं, उसके बाद राइल्स ट्यूब और धीरे धीरे मुँह से जो है पोषण देते हैं, जैसे जैसे बच्चा ठीक होते जाता है। डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाई और ऑक्सीजन देते रहते हैं, समझ गए। ये सब आप जानते हैं लेकिन फिर भी बताना पड़ा। कोल्ड स्पोजिंग और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ वही देते हैं। बुखार के लिए कोल्ड स्पोजिंग करते हैं और फिर एंटीपायरेटिक दवाई देते हैं, समझ रहे हैं। 10वां है शरीर को इस सन स्थिति बनाए रखने के लिए निष्क्रिय व्यायाम, फुटबोर्ड का प्रयोग करते हैं। बालक को इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं, समझ गए, कि बालक कितना चीज़ें ले रहा है और कितना चीज़ें क्या दे रहा है। बेहोश बालकों में NG ट्यूब से पोषण देते हैं। मुंह एवं NG ट्यूब की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। माता पिता को रोग उपचार के बारे में बताते हैं। उनमें स्वयं स्वच्छतापूर्वक देखभाल करने के प्रति आत्मविश्वास पैदा करते हैं। और ये 13 पॉइंट दिया है, लेकिन आप स्वतंत्र है, 20 पॉइंट में भी इसको आप डील कर सकते हैं नर्स के देखभाल में, समझ गए। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको तो लक्षण कारण से पता हो गया, तो आराम से 5 पॉइंट यहाँ पे ढूंढ लेंगे और वो 5 पॉइंट में ही सारा चीज़ आ जाएगा। और उसको जो है कैसे कैसे 5 पॉइंट में कैसे कैसे हर एक पॉइंट को प्रबंध करना है लिख देंगे। तो ये चीज़ है। डायरेक्ट यहाँ पे 30 लिखा गया है, लेकिन अगर डायरेक्ट हम 5 पॉइंट इस मेन चुन ले और उसमें 2-2, 3-3 लाइन लिख दे तो वो बेटर है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं।
टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, आप इंग्लिश चीज़ों को देख लीजिए, जितना भी है सब इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है आप लोग के सामने, ठीक है ना। आगे हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट है टोटल, आप जो भी इंग्लिश वाले हैं कहते हैं इंग्लिश में नहीं देते हैं तो देख लीजिए, इंग्लिश आपके सामने है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है अच्छिद्रित मल द्वार या गुद्दा किसे कहते हैं। अच्छिद्रित के मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें छिद्र ना हो, वैसा मल द्वार जिसमें कोई छिद्र ना हो, वैसा गुद्दा जिसमें छिद्र ही ना हो, यानी अच्छिद्रित मल द्वार या अच्छिद्रित गुद्दा, समझ गए। ये क्या होता है, इसके कारण चिकित्सीय लक्षण, उपचार और प्री एवं पोस्ट नर्सिंग, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। तो ये मल द्वार को जो है अच्छिद्रित मल द्वार क्या होता है, इंग्लिश में इसे इम्परफोरेट एनस कहते हैं। माय डियर, जिस बालक का जन्म लेता है यह भी एक जन्मजात रोग ही होता है। बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ अगर उसका जो मल द्वार है वह खुला हुआ नहीं रहता है, बंद रहता है, उस पर फ्लैट स्किन होता है, तो उसी को हम लोग इम्परफोरेट एनस कहते हैं, समझ गए। चलिए, यह भी एक जन्मजात रोग होता है, हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इम्परफोरेट एनस होता क्या है। मैंने आपको लगभग बता दिया, फिर भी समझिए। जन्मजात रूप से गुद्दा का अच्छिद्रित होना मतलब बिना छिद्र का होना, या अपनी समान स्थिति पर अनुपस्थित होना, या विकार युक्त होना अच्छिद्रित मलद्वार कहलाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है, समझ गए, कोई बच्चा है तो नॉर्मली एक जो है बच्चा में छिद्र होना चाहिए, समझ गए। एक बच्चा में बीच में मल त्यागने के लिए छिद्र होना चाहिए। अब मान गए यह छिद्र बिल्कुल बंद है, समझ गए, बिल्कुल यहाँ पे स्किन लगा है, पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ छिद्र है, जो छिद्र होना चाहिए। तो इसी को हम लोग अच्छिद्रित मल द्वार कहते हैं, मतलब बिना छिद्र के अच्छिद्रित, समझ गए। अब मान गए एक कंडीशन ये हो सकता है कि छिद्र बिल्कुल हो ही नहीं, समझ गए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना छिद्र ना होगा, हल्का छिद्र होगा, समझ गए। तो अलग अलग कंडीशन हो सकता है, लेकिन मेनली जो इसका मतलब है कि छिद्र से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होगा और यह जन्मजात होगा, तो उसी को अच्छिद्रित मलद्वार कहते हैं, समझ गए। चाहे मल द्वार पर छिद्र का अनुपस्थित हो, या फिर वहाँ पे कोई समस्या हो, समझ गए, या फिर वहाँ पे हल्का फल्का छिद्र हो, तो ये सब जो है विकार के अंदर ही आता है, समस्या के अंदर ही आता है, जिसे अच्छिद्रित मल द्वार कहते हैं, समझ गए। यह एक जन्मजात विकार है, यह एक क्या है, जन्म से ही उपस्थित होने वाला बीमारी है, जन्मजात वाला है, जो भ्रूणीय जीवन में समान विकास न होने के कारण होता है। जो इसका कारण होता है कि मान गए भ्रूण का निर्माण जो होता है, हाथ पैर मुंह नाक सब चीज़ का जो भ्रूण का गर्भ में निर्माण होता है, उस निर्माण में के दौरान जो है विकास में कोई अगर असमानता हो गया होगा, जिसके कारण इस पर छिद्र नहीं हुआ होगा, छिद्र नहीं बन पाया होगा और सीधा वहाँ पे स्किन ही फ्लैट रह गया होगा, तो वही चीज़ें कहता है कि भ्रूणीय विकास के दौरान कोई असमानता होने के कारण जो है ये चीज़ें होता है, समझ गए। चलिए, अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। अब मानिए कोई बच्चा है, जन्म लिया और उसके मल द्वार पर कोई छिद्र नहीं है, तो क्या क्या, या छिद्र है भी तो हल्का है, तो क्या उसके लक्षण हो सकते हैं। गुद्दादार की अनुपस्थिति, गुद्दादार की अनुपस्थिति का मतलब है कि जो छिद्र है, जो गुद्दा का द्वार है, वह द्वार का अनुपस्थित होगा, यानी मार्ग का अनुपस्थित होना। मलाशय में थर्मामीटर प्रविष्ट नहीं होता, जब आप थर्मामीटर लगाने का प्रयास कीजिएगा तो वहाँ पे छिद्र है ही नहीं, तो थर्मामीटर प्रवेश होगा नहीं। शिशु मेकोनियम नहीं त्यागना, मतलब जब बच्चा अपना मल त्यागने का कोशिश करेगा तो वह मल नहीं त्याग पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो छिद्र होना चाहिए जिससे मल त्याग करेगा तो वह छिद्र है ही नहीं, तो मल कैसे त्याग करेगा। तो मल जो है प्रथम मेकोनियम होता है वह नहीं त्याग कर पाएगा। और अफरा मतलब डिस्टिनेशन होगा, यानी पेट फूलेगा, कोई भी भोजन करेगा मल नहीं त्याग करेगा तो पेट तो फूलेगा ही, अफरा होगा ही पेट का, तो ये सब चीज़ें जो है होगा। तो ये लक्षण होगा, ये कुछ लक्षण है जिसको आप लोग देख लीजिए। अब इसका निदान क्या होगा, डायग्नोसिस क्या संभव है, तो गुद्दादार की निरीक्षण किया जाएगा, उसका समझ गए, उसका निरीक्षण किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा मल द्वार का कि है कि नहीं है तो गड़बड़ स्थान पर है, ठीक है, या फिर कम छिद्र है, इसका निरीक्षण किया जाएगा।
मलाशय रेक्टम का तापक्रम लेते समय थर्मामीटर प्रविष्ट नहीं होता है। हम ये भी चीज़ का जो है अगर जांच करेंगे कि मलाशय में थर्मामीटर प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे तो वह प्रवेश नहीं होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वो यहाँ पे छिद्र नहीं है, ठीक है ना। एक्सरे करवा कर देखेंगे, समझ गए, कि कहाँ तक छिद्र है या नहीं है। तो ये सब कुछ निदान है, सीटी स्कैन वगैरह भी संभव है, तो ये सब चीज़ें लिख दीजिएगा। बाकी रही बात उपचार की, तो उपचार में देखिए इसमें अच्छिद्रित गुदा के प्रकार के अनुसार शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया जाता है, मीन्स सर्जरी के द्वारा। एनल स्टेनोसिस में अंगुली से गुदा का नियमित विस्तारण कर ठीक किया जाता है। एनल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जो गुदा है उसमें अगर हल्का सा छिद्र है तो उस छिद्र को बड़ा करने के लिए अंगुली को डालकर नियमित रूप से, रेगुलर रूप से धीरे धीरे उस छिद्र को जो है बड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये कब होता है? जब उसमें स्टेनोसिस हुआ हो, संकुचन हुआ हो, तब मतलब मल द्वार पूरा से नहीं खुल रहा हो, हल्का छिद्र हो, तब जो है यह उंगली वाला कंडीशन से ठीक करते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल होगा ही नहीं छिद्र वहाँ पे तो क्या होगा? सर्जरी होगा, सर्जरी से ठीक किया जाएगा। समझ गए? यही उपचार है। शल्य क्रिया देखिए, शल्य क्रिया बालक के विकसित होने जो लगभग 1 वर्ष की आयु है वहाँ पे की जाती है। तब तक आंत्र अवरोध से बचने के लिए कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। अब ये जो सर्जरी होता है वह 1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ता है इस सर्जरी के करने के लिए। तब तक जो है आंत में कोई अवरोध ना हो, इसके लिए उसमें कोलोस्टोमी कर दिया जाता है। मतलब पेट से एक छिद्र करके और आंतों में छिद्र करके डायरेक्ट पोषण हो आंतों में, या मल जो है निकलता है इसी कोलोस्टोमी के द्वारा। समझ गए? और जब यह सर्जरी करके जब स्किन पूरा अच्छा से विकास हो जाता है, साल भर हो जाता है, तो जाके यह जो है मल द्वार को खोला जाता है सर्जरी के द्वारा और बच्चे को सही किया जाता है मल द्वार को। समझ गए? ये चीज़ें हो गया आपका। अब है नर्सिंग प्रबंध। उपचार मैंने बता दिया कि सर्जरी होगा। अगर थोड़ा सा अगर है छिद्र लेकिन उसमें संकुचन है तो उसके लिए अंगुली डालकर उसको नियमित रूप से ठीक करते हैं। समझ गए? तो ये हो गया। अगर बिल्कुल नहीं है, कोई वहाँ पे कोई सुराग नहीं है, कोई अगर मल द्वार का रास्ता नहीं है, तो फिर उसके लिए सर्जरी करते हैं 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल तक बच्चा किसके द्वारा मल त्यागेगा या नहीं त्यागने के कंडीशन में उसके आंत में अवरोध हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो कि पढ़ा दिए हैं। तो उससे बचने के लिए एक कोलोस्टोमी किया जाता है, जो पेट के हिस्से पर छिद्र करके वहाँ से बड़ी आंत में डायरेक्ट जो है एक नली डाल दिया जाता है, ताकि मल जो है डायरेक्ट वहाँ से निकल सके, या फिर भोजन पोषण देना हो तो डायरेक्ट जो है आंतों में दे सके। समझ गए? जिससे साल भर तक काम चल सके। ठीक है। अब नर्सिंग प्रबंध कैसे होगा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग को पता है प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों पूछा है, यानी सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद। सर्जरी शिशु को मुंह से पोषण नहीं दिया जाता है सर्जरी से पहले। ठीक है, पहला पॉइंट। नासा आमाशय नली यानी एनजी ट्यूब के द्वारा आमाशय पदार्थों का चूषण किया जाता है। मतलब नाक में नली डालकर और पेट में कोई पदार्थ जमा है तो उसको सक्शन करके निकाल देते हैं सर्जरी से पहले। यदि बच्चा उल्टी करे तो उसकी मात्रा, गंध व रंग को नोट करना चाहिए। अगर सर्जरी से पहले बच्चा उल्टी करे तो किस कारण से कर रहा है, उसका गंध क्या है, रंग क्या है, मात्रा कितना उल्टी दे रहा है, इसको नोट करना चाहिए। समझ गए? ये सब जांच के लिए होता है। बच्चों की त्वचा को सावधानीपूर्वक देखभाल करना चाहिए जिस भी साइट पर सर्जरी होना है। बच्चों को जैविक चिन्हों का निरंतर अवलोकन करना चाहिए, वाइटल साइन का, और इन्हें नोट करना चाहिए कि कितना पल्स है, कितना टेम्परेचर है, कितना रिस्पायरेशन है। समझ रहे हैं? बच्चों को सतत गहन निरीक्षण करें एवं बेचैनी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ओके। 7वां है द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन बनाए रखने के लिए आईवी मार्ग से फ्लूइड देते हैं, जिसे हम लोग सलाइन कहते हैं। समझ गए? MVI कहते हैं। तो वही सब देते रहते हैं। ओके। सर्जरी के बाद, अब एक पेशेंट का सर्जरी हो चुका है तो सर्जरी के बाद आप कैसे देखभाल करेंगे, तो यह भी आसान है। देख लीजिए। शल्य क्रिया के बाद बालक को अच्छी सावधानीपूर्वक देखभाल करनी चाहिए। चूँकि सर्जरी के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है, तो सभी प्रकार के जटिलता होने पर डॉक्टर को सूचित करेंगे।
कोलोस्टोमी की उपयुक्त देखभाल करें व संक्रमण से बचे। यहाँ पे कोलोस्टोमी भी हुआ रहेगा पहले से, तो उसका भी देखभाल करेंगे, संक्रमण से बचाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन की रोकथाम करने हेतु पोषण स्तर को बनाए रखेंगे, IV फ्लूइड जारी रखेंगे। मलाशय में कोई वस्तु प्रविष्ट न करें। अभी नए नए सर्जरी हुआ है तो आपको उस दौरान मलाशय से कोई भी वस्तु प्रविष्ट न करें, जैसे दवाई वगैरह प्रविष्ट कराते हैं ना, एनीमा वगैरह, तो अभी वो सब चीज़ें प्रविष्ट न करेंगे। छठा है एनोप्लास्टी के कुछ घंटों बाद आहार देना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। एनोप्लास्टी जो आपके सर्जरी होते हैं, उपचार होते हैं, इसके करने के कुछ घंटे बाद जो है आहार देना चाहिए। माता पिता को बालक के हेतु पूर्ण निर्देश देना चाहिए देखभाल करने हेतु, और फॉलोअप के लिए भी बताना चाहिए। समझ गए? फॉलोअप क्या होता है पता है कि जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाता है तो पेशेंट को नर्स के द्वारा बताया जाता है कि समय समय पर आकर डॉक्टर से चेकअप कराना है फॉलोअप में। समझ गए? तो इस प्रकार से यह 2 प्रश्न, अच्छा प्रश्न मेनिंजाइटिस वाला तो आपको बहुत अच्छा है, वह आपको चाइल्ड हेल्थ में या मेडिकल सर्जिकल में कहीं भी पूछ लेगा। और ये इम्परफोरेट एनस, अच्छिद्रित मल द्वार या गुद्दा भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए देख लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको इंग्लिश हिंदी सब मिल जाएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।